सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है रीजन्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ कोल्ड वार, यानी शीत युद्ध के कारण एवं प्रभाव। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में जो पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उस पुस्तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। खासकर जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेकर स्कूल लेक्चर की या कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चर्चा करते हैं शीत युद्ध के कारणों एवं प्रभाव के बारे में। शीत युद्ध का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक जो अनुभव थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य परस्पर प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देते थे। जैसा कि आपको विदित है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया में दो महाशक्तियां उभरी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे सोवियत संघ। तो अमेरिका और सोवियत संघ के अंदर ये दुश्मनी केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू नहीं हुई, बल्कि जो ऐतिहासिक अनुभव थे वो इस बात को स्पष्ट प्रतिपादित करते थे कि दोनों एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। जैसे कि 1917 में जब रूस में जार के शासन का अंत किया गया और साम्यवादी क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई, तो अमेरिका ने साम्यवादी समर्थकों का तख्ता पलट करने के लिए अपने सैनिक मित्र देशों को भेजे थे। इसके अलावा उन्होंने रूस के साम्यवादी शासन को मान्यता देने में बहुत ज़्यादा देरी उन्होंने की थी। जैसे उन्होंने 1933 में जाके सोवियत संघ के अस्तित्व को मान्यता एक राष्ट्र के रूप में दी थी, अन्यथा अमेरिका उसके अस्तित्व को नकारता रहा। तो इसलिए सोवियत संघ के जो लोग थे वो अमेरिका को संशय की दृष्टि से देखते थे। दूसरा जो कारण है इसके पीछे वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों पर ही अचानक हमले किए गए थे और दोनों ने ये प्रण उस समय किया था कि भविष्य में कभी वो ऐसी स्थिति का स्वयं को शिकार नहीं होने देंगे। 1946 में कनाडा में जो जासूसी मुकदमा चला उसमें ये पता पड़ा कि सोवियत संघ जो है वो एक संगठित गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से जो है परमाणु बम के जो भेद थे उनको जानना चाहता था। तो ये सारे ऐतिहासिक कारण जो है शीत युद्ध की वजह बने। दूसरे, विचारधारा में मौलिक मतभेद था। दरअसल ये जो विचारधाराएं थी पूंजीवादी और साम्यवादी, इन दोनों विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा विरोध था। जो पूंजीवादी पक्ष के लोग थे वो ये मानते थे कि साम्यवादी व्यवस्था अधिनायकवाद और तानाशाही पर आधारित है और ये खुली अर्थव्यवस्था के विरुद्ध है, इसलिए ये पूंजीवादी विचारधारा के बुनियादी हितों के खिलाफ है। इधर सोवियत संघ के समर्थक ये मानते थे कि पूंजीवाद एक शोषण पर आधारित व्यवस्था है और ये लोकतंत्र जो अमेरिकी लोकतंत्र है, ये एक प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो एक भ्रम मात्र है। दरअसल ये पूंजीवादियों द्वारा श्रमिकों के शोषण पर आधारित व्यवस्था है। तो ये दोनों विचारधाराएं परस्पर विरोधी थी और जैसे अमेरिका को सोवियत संघ की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर आपत्ति थी, क्योंकि ये माना जाता था कि साम्यवाद जो है व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं का हनन करता है। तो विचारधाराओं में मौलिक मतभेद दोनों में था। तीसरा, इनमें पारस्परिक अविश्वास और भय था। मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में केवल दो ही महाशक्ति बची थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों ही विश्व पर अपना प्रभुत्व और वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। दोनों की विचारधाराएं अलग थी, दोनों एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानते थे, दोनों में पारस्परिक अविश्वास और भय था। जैसे अमेरिका जो था वो सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को देखकर चिंतित था। वो ये मानता था कि हमें सोवियत संघ का बढ़ता प्रभाव और विस्तार जो है अमेरिका की एकता को, अखंडता को और अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। जब 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे अपने हितों के विरुद्ध समझा और तब सोवियत विस्तार को लेकर अमेरिका के दिमाग में शंकाएं और गहरा गई। सोवियत संघ को हमेशा ये लगता था कि अमेरिका और जो पश्चिमी शक्तियाँ हैं वो असाम्यवादी तत्वों के साथ मिलकर उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ देंगे। तो दोनों के अंदर पारस्परिक अविश्वास और भय था। दोनों की जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, दोनों में बड़ा भारी अंतर था। अमेरिका का मानना था कि सोवियत संघ एक बंद समाज है जिसकी निर्णय प्रक्रिया बहुत गोपनीय रहती है और जिससे सूचनाएं बाहर नहीं आती, जिसमें नागरिकों को कोई मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं है। जबकि सोवियत संघ जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यद्यपि अमेरिका के साथ ही रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो समझौते हुए उन समझौतों को लागू करने में अमेरिकी प्रशासन ने बड़ी देरी की। तो सोवियत संघ उसको शंका की दृष्टि से देखता था। जब अमेरिका के जो संसद थी वो उन समझौतों को लागू करने से मना कर देती
तो कभी अमेरिकी प्रशासन की जो है नीतियाँ बदल जाती। तो इन दोनों की जो व्यवस्थाएं थी उसमें भी अंतर था। जैसे सोवियत संघ एक बंद समाज माना जाता था, जो कि अमेरिका को एक खुला समाज माना जाता था। वहाँ पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र था अमेरिका में, वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था थी। तो इसमें यह सोचा गया कि दोनों व्यवस्थाएं परस्पर विरोधी हैं और दोनों का सह अस्तित्व, एक साथ अस्तित्व संभव नहीं है। एक को नष्ट होना ही होगा, एक को हारना ही होगा। दोनों व्यवस्थाएं एक साथ जीवित नहीं रह सकती हैं। और सोवियत संघ की मान्यता थी कि जो पूंजीवादी लोकतंत्र है ये युद्ध को प्रेरित करता है। पूंजीवाद की समाप्ति ही अवश्यंभावी परिणाम है और ये समाप्त होना चाहिए। दोनों महाशक्तियां जो थी वो एक दूसरे के खिलाफ बिना सबूत के, बिना तथ्यों के झूठा प्रचार भी करती रहती थी। ये शीत युद्ध का एक वेपन था। जैसे सोवियत नेता ख्रुश्चेव ने धमकी दी थी अमेरिका को कि हम तुम्हें गाड़ देंगे, लेकिन वो धमकी सिर्फ एक सेखी बनी साबित हुई। जब 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर ली तो उसे मजबूरन अपनी जो मिसाइलें थी वो वहाँ से हटानी पड़ी, अंतोगत्वा वहाँ से हटानी पड़ी। अंतर्विरोध भी थे। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अंतर्विरोध से ग्रसित थे। सोवियत संघ जो है उसकी निगाह में अमेरिका खुद को तब तक सुरक्षित नहीं समझ सकता था जब तक कि वह सोवियत संघ पर विजय हासिल नहीं कर ले। और अमेरिका की जो पॉलिटिक्स थी उसमें सोवियत संघ के विरोध में बड़ी धारणा थी। अमेरिका ने जो अपने सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों का विकास इसी धारणा पर सुदृढ़ किया था। दरअसल अमेरिका सोवियत संघ को एक बुराई मानता था कि सोवियत संघ एक बुराई है, और वो ये कहते थे कि सोवियत संघ का नेता स्टालिन जो है वो बड़ा निर्दयी, बड़ा दम्भी है। और अमेरिका जो है सोवियत संघ को अपनी एकता के लिए, अपनी अखंडता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती समझता था। स्टालिन काल की जो बद्दी वास्तविकताएं थी, ख्रुश्चेव और समाजवादी खेमों की जो धमकियां थी, और सोवियत संघ में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, कोरिया, बर्लिन, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ के द्वारा जो बल प्रयोग किया था, इन सब तथ्यों के कारण अमेरिका की सोवियत संघ के प्रति जो मानसिकता थी वो और नकारात्मक होती चली गई। सोवियत संघ के नेता ये आरोप लगाते थे अमेरिका पे कि मानवाधिकार उल्लंघन का हमें दोष दिया जा रहा है, जबकि मानवाधिकारों का वास्तविक उल्लंघन करता तो अमेरिका है। अमेरिकी सरकार जो है ग्वाटेमाला में, चिली में, फिलीपींस में और अफ्रीकी देशों के अंदर जो तानाशाही शासक हैं, जो बर्बरतापूर्ण नरसंहार में लगे हुए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। उन नरसंहारों की अनदेखी कर रहे हैं जो कि खुद को लोकतंत्र का, मानवाधिकारों का, खुले समाज का जो है अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन वहाँ पर ये तानाशाही शासकों को संरक्षित कर रहे हैं। तो एक दूसरे की छवि मलिन करने के हिसाब से इन्होंने, सोवियत संघ ने और अमेरिका ने एक दूसरे के विरुद्ध जो है झूठा प्रचार का सहारा लिया। बर्लिन की नाकेबंदी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है पोट्सडाम और याल्टा के समझौते हुए थे, जिसमें ये तय किया गया था भाई सोवियत संघ का प्रभाव कहाँ रहेगा और पश्चिमी देशों का प्रभाव कहाँ रहेगा। लेकिन इन समझौतों का युद्ध के बाद में अतिक्रमण किया गया। जर्मनी का जो पूर्वी जर्मनी था वो सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया, और पश्चिमी जर्मनी जो था वो पश्चिमी देशों के प्रभाव में आ गया। जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन थी उसको भी दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ और पश्चिमी बर्लिन पर पश्चिमी देशों का प्रभुत्व था। तो पश्चिमी बर्लिन पर पश्चिमी यूरोपीय देशों का प्रभुत्व समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने जो है पश्चिम बर्लिन की क्या कर दी थी, नाकेबंदी कर दी थी, नाकेबंदी कर दी। लेकिन जो पश्चिमी देश थे उन्होंने पश्चिम बर्लिन में जो है नाकेबंदी के बाद में हवाई मार्ग से सामग्री पहुंचाई। बाद में 1949 में वो नाकेबंदी खत्म हो गई। पश्चिम बर्लिन पश्चिमी यूरोप का ही हिस्सा बना रहा, और पश्चिम जर्मनी जो था उसका नाम बदलकर जो है जर्मन संघीय गणराज्य बना दिया गया, जबकि पूर्वी जर्मनी जो थी उसका सोवियत संघ ने नाम बदलकर जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य बना दिया। रिचर्ड जे बर्नेट कहते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण ये थे। पहला, दोनों एक दूसरे के प्रति अविश्वास करते थे। सोवियत संघ और अमेरिका ने एक दूसरे के विरुद्ध सैन्य संगठनों का निर्माण किया। जैसे अमेरिका के कौन कौन से सैन्य संगठन बने? 1949 में नाटो बना, 1954 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान को मिला के जो है सीएटो बना, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में इन्होंने सेंटो 1955 में बगदाद समझौते के तहत सेंटो बनाया, सेंट्रल ईस्ट नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की शामिल थे। तो सीएटो जो था वो 1973 में समाप्त हुआ और सीएनटो जो था 1979 में समाप्त हो गया।
इसका जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने जो है 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया, जो सोवियत संघ के देशों का एक सैनिक संगठन था। अमेरिका ने आंजस बनाया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संगठन 1951 में। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एक दूसरे के विरुद्ध खूब सारे सैनिक संगठन बने। अमेरिका के सैनिक संगठन थे नाटो, सीएटो, सेंटो, आंजुस, जबकि सोवियत संघ का जो सैनिक संगठन था उसका नाम था वार्सा। संयुक्त राष्ट्र भी प्रभावीहीन रहा। दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दोनों महाशक्तियों की आपसी खींचतान के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं निभा सका। दोनों एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक प्रतिद्वंद्विता से भी ये ग्रसित थे। 1949 में जब सोवियत संघ ने परमाणु विस्फोट कर दिया तो अमेरिका में यह विश्वास और गहरा गया कि उसका वास्तविक शत्रु सोवियत संघ है और भविष्य में उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। देतांत की जो नीति अपनाई गई थी निक्सन और हेनरी किसिंगर के द्वारा, वो क्यों फेल हुई? देतांत का मतलब था तनाव शैथिल्य। दोनों देशों के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव में कमी लाने के लिए जो प्रयास किए गए उसे देतांत की संज्ञा दी जाती है। देतांत की नीति क्यों फेल रही? दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने देतांत को जो है दोनों देशों के मध्य तनाव कम करने के उपाय के रूप में कम और एक कूटनीतिक हथियार के रूप में ज़्यादा प्रचारित किया। तो सोवियत संघ ने समझा कि अमेरिका वास्तव में तनाव नहीं कम करना चाहता। इसके अलावा 1970 के दशक में सोवियत संघ के अंदर तरह तरह के हथियार बनाए गए, जैसे SS-18, SS-20, ICBM मिसाइलें बनाई गई और इनके विकास का उद्देश्य ये था कि परमाणु निवारक क्षमता को बनाए रखें। सोवियत संघ का ये विश्वास था कि जब भी कभी सौदेबाजी होती है दूसरी महाशक्ति के साथ तो उसमें हथियारों की भूमिका बड़ी अहम होती है। आप हथियारों की दृष्टि से मजबूत हो तो सौदेबाजी भी मजबूत करने में सफल हो सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने भी इसीलिए अपने हथियारों का आधुनिकीकरण किया। उसने पर्शिंग सेकंड और क्रूज मिसाइलें न केवल विकसित की बल्कि सोवियत संघ के निकटवर्ती क्षेत्रों में उनको तैनात किया। दरअसल देतांत का उद्देश्य महाशक्तियों के मध्य तनाव कम करना नहीं था बल्कि अविश्वास का प्रबंधन करना था, लेकिन उस अविश्वास के प्रबंधन में भी ये जो है असफल रहा। राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा के अंदर जो मौलिक मतभेद थे उसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे के खिलाफ जो गलत प्रचार प्रसार किया, एक दूसरे की निंदा की, बदनाम करने के लिए जो युद्ध छेड़ा, उसे शीत युद्ध की संज्ञा दी जा सकती है। शीत युद्ध का जो मुख्य आधार था वो था अमेरिका द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक मानवाधिकारों का, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आर्थिक उदारवाद, निजीकरण और खुली अर्थव्यवस्था की दुहाई दी जा रही थी और वो चाहते थे कि ये चीज़ें बढ़नी चाहिए तो क्योंकि ये साम्यवाद के विरुद्ध प्रतीत होती थी। और सोवियत संघ भी द्वारा जो है समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया जा रहा था। राष्ट्रपति जो अमेरिका के निक्सन थे उन्होंने 1963 में जो आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि हुई थी उसका विश्लेषण करते कहा था कि भालू का मतलब था सोवियत संघ, जब इतनी भुजाओं के साथ खड़ा होता है तब वह सबसे खतरनाक होता है। इसी प्रकार निक्सन और किसिंजर के द्वारा जो देतांत की नीति अपनाई गई थी, अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज ने उनकी आलोचना की थी कि यह समझ लेना मूर्खतापूर्ण है कि महाशक्तियों के संबंधों में कोई परिवर्तन आया है तथा सोवियत संघ से हम किसी मित्रता की उम्मीद कर सकते हैं। महाशक्तियों ने जो है ये सोचा कि अपने हितों को बनाए रखने के लिए और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक हाई लेवल की टेक्नोलॉजी और हाई लेवल के जो हथियार हैं वो आवश्यक हैं। तो ये जो प्रौद्योगिक प्रगति थी ये कभी भी महाशक्तियों के मध्य विश्वास को कायम नहीं कर सकती। दोनों को ये लगता था कि अगर हम हथियारों की दौड़ में पिछड़ गए तो हमारे अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब सोवियत संघ जर्मनी के आक्रमण का सामना कर रहा था तो अमेरिका चुपचाप परमाणु बम बना रहा था और उसने परमाणु बम की जानकारी बाकी मित्र देशों, ब्रिटेन को तो दे दी थी, फ्रांस को दे दी थी, लेकिन सोवियत संघ को मित्र देश होने के बावजूद उसने परमाणु बम की जानकारी साझा नहीं की थी। तो दोनों के मध्य अविश्वास गहरा रहा था। इसके अलावा अमेरिका जो थे उसने 1946 में ईरान में, 1953 में कोरिया में और 1961 में बर्लिन के अंदर जो है परमाणु हथियारों की धमकी दी थी। शीत युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? शीत युद्ध के प्रभाव क्या था कि दोनों देश एक दूसरे अपने खेमे में मित्र देशों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता कार्यक्रम चालू किए गए, जैसे ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तहत टर्की, यूनान और पश्चिमी यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण में सहायता दी। उसी प्रकार सोवियत खेमे ने भी अपने विस्तार को बढ़ावा देते हुए अनेक विकासशील देशों को और एशिया के अनेक देशों को जो है आर्थिक सहायता प्रदान की। राजनीतिक परिणाम क्या हुए कि ऐसे तानाशाह जो साम्यवाद का विरोध कर रहे थे, अमेरिका ने अपने उद्देश्यों को संरक्षित करने के लिए उनका समर्थन किया। यानी अमेरिका ने भी तानाशाही ताकतों का समर्थन किया, जबकि
साम्यवादी विचारकों ने आरोप लगाया कि अमेरिका खुद को लोकतंत्र का समर्थक कहता है, लेकिन वह तानाशाही शासन का समर्थन कर रहा है। तो उन तानाशाहों के विरुद्ध जो शक्तियाँ कार्यरत थी उन्हें साम्यवाद के द्वारा समर्थन दिया गया। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ वो भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं निभा सका जिसकी उसकी स्थापना के समय उम्मीद की गई थी, क्योंकि शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ इन दोनों महाशक्तियों के मध्य विरोध का अखाड़ा बन गया था। खासकर सुरक्षा परिषद में एक दूसरे के प्रस्तावों पर बार बार वीटो का प्रयोग किया गया और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने में संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया। बार बार सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग किया और दोनों के मध्य टकराव होता रहा। आणविक हथियारों की दौड़ जो थी दोनों देशों के मध्य बढ़ी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुपचुप परमाणु बम बना लिया और हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में उनका प्रयोग किया, तो सोवियत संघ एकदम से चौंक गया कि अमेरिका के पास ऐसे महाविनाश के हथियार हैं और मित्र राष्ट्र होने के बावजूद उसने उसके साथ ये जानकारी साझा नहीं की। तो सोवियत संघ जो था वह भी परमाणु हथियार बनाने में लग गया और आखिरकार सितंबर 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु विस्फोट करके अमेरिका को चौंका दिया। अब अमेरिका की ये सोचने लगा, क्या अब न्यूक्लियर बम का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को हाइड्रोजन बम बनाना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1947 में एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की थी, जिसमें एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष को शामिल किया गया। और ये इस बात पर बहस हो गई कि क्या सोवियत संघ के बाद थर्मोन्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता है। तो कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि सोवियत संघ थर्मोन्यूक्लियर बम बनाने के सारे हथियार और सारे संसाधन और साजो सामान रखता है, क्षमता रखता है। ये बात पर विचार किया गया और ये कहा गया कि अमेरिका को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसे अपनी सैन्य बजट में वृद्धि कर देनी चाहिए और अपनी सैनिक क्षमताओं में इजाफा करना चाहिए। 1950 से 1953 तक जो कोरिया युद्ध हुआ, उस कोरिया युद्ध के समय और उसके बाद में जो दोनों देशों के मध्य टकराव के जो अनेक मुद्दे हुए, उसके समय अमेरिका ने न केवल अपने बजट में वृद्धि की बल्कि सोवियत संघ पर परमाणु श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिशें भी की। उसने परसिंग सेकंड जैसी मिसाइलें बनाई, उसने क्रूज मिसाइलें तैनात की सोवियत संघ से निपटने के लिए। सोवियत संघ ने भी जो है इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइलें SS-18, SS-20 इन सब मिसाइलों का उसने जो है विस्तार किया। तो दोनों देशों के मध्य अस्त्रों की ये जो होड़ थी, शस्त्र प्रतिस्पर्धा थी, ये बढ़ती चली गई और ये सोचा गया कि अब इस शस्त्र प्रतिस्पर्धा में कुछ कमी लानी चाहिए। तो इसके अंदर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 और SALT समझौते हुए। आज हमने चर्चा की शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे और शीत युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, खासकर BA थर्ड ईयर और MA प्रवेश में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। शीत युद्ध के प्रमुख कारण और प्रभाव क्या थे, ये आपका आज का असाइनमेंट भी है। कोई समस्या हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में या जो कॉलेज का WhatsApp ग्रुप बना हुआ है उसमें भेज सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।